हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर है इंडियन इलेक्टोरल सिस्टम, भारत की चुनाव प्रणाली। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि चुनाव क्यों ज़रूरी हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारत में किस प्रकार से चुनाव कंडक्ट कराता है, भारतीय चुनाव की क्या कमियां हैं, क्या चैलेंजेस हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने चुनाव कराने में, और इनको कैसे अभी तक रिफॉर्म करने की कोशिश की गई है। इस लेक्चर में बेसिकली हम इन्हीं चीज़ों पर फोकस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। सबसे पहले इलेक्शन की जब भी हम बात करते हैं तो इलेक्शन के बारे में कहा जाता है दैट इलेक्शंस आर फाउंडेशन स्टोन ऑफ डेमोक्रेसी। ये डेमोक्रेसी का फाउंडेशन स्टोन होते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी विद पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपनाया गया है, जिसके लिए ज़रूरी है कि समय समय पर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते रहें, क्योंकि इलेक्शन के द्वारा ही कौन सरकार बनाएगा, कौन लोग पार्लियामेंट के मेंबर होंगे, कौन यूनियन या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में काम करेंगे या देश के प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे, तो ये सब लोग कौन होंगे, कहाँ से चुन के आएंगे, ये सारी चीज़ें इलेक्शन के थ्रू ही डिसाइड होती हैं। तो मेनली जो लोकतांत्रिक सोसाइटी होती हैं उनमें इलेक्शन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ठीक है, तो ये जो इलेक्शंस हैं हमारे यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो इंडिया में इलेक्शन कराने का ज़िम्मा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दिया गया है, जिसको आर्टिकल 324 के अंडर भारतीय संविधान में मेंशन किया गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम क्या है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम है टू सुपरवाइज, डायरेक्ट एंड कंट्रोल द इलेक्शंस ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट इन इंडिया। भारत में जो संसद के इलेक्शन हैं, राज्य विधायिकाओं के इलेक्शन हैं, हमारे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के इलेक्शंस हैं, इन सारे इलेक्शंस को सुपरवाइज करना, इनका डायरेक्ट करना, इनको कंट्रोल करने का काम किसका है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है। तो ये जो इलेक्शन कराते हैं, इलेक्शन में पार्टिसिपेट कौन करते हैं? इलेक्शन में पार्टिसिपेट पॉलिटिकल पार्टीज भी करती हैं। इसके अलावा कुछ इंडिपेंडेंट, कुछ स्वतंत्र जो कैंडिडेट्स होते हैं, स्वतंत्र उम्मीदवार होते हैं, वो भी करते हैं। पार्टीज़ में जो मेजर पार्टी हैं, आप 2019 के इलेक्शंस में जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ थी उनको देखें तो उनके नाम और सिंबल्स यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे आप देखेंगे जो बीजेपी है उनका सिंबल क्या है? कमल का फूल है। बसपा, बहुजन समाजवादी पार्टी, इसका सिंबल हाथी है। आम आदमी पार्टी, आपका सिंबल झाड़ू है। या इंडियन नेशनल कांग्रेस का सिंबल हाथ का पंजा है। आपकी जो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है वो उसका घास के फूल हैं। इसी प्रकार से जो आरजेडी है उसका लालटेन है। सपा है उसका साइकिल है। इसी प्रकार से यहाँ पे जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ रही हैं 2019 के इलेक्शन में, उनके नाम और इलेक्शन सिंबल्स को आप इसमें देख सकते हो। तो ये जो पार्टियों को इलेक्शन सिंबल्स जो डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, ये काम भी इलेक्शन कमीशन का होता है। अब आइए देखते हैं कि इनके जो हमारे यहाँ इलेक्शन किए जाते हैं उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है। अगर आप ध्यान देंगे तो इसमें हमारे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुनील अरोड़ा हैं, उन्होंने कहा है होल्डिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज फेसिंग द इंडियन डेमोक्रेसी ड्यू टू प्रेवलेंट अब्यूज ऑफ मनी पावर। हमारे यहाँ मनी पावर की वजह से जो धन का दुरुपयोग जो होता है उसकी वजह से फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। और अगर आप जो हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर रहे हैं श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, तो अगर आप इनके शब्दों पर ध्यान दें तो इन्होंने बिल्कुल सधे हुए शब्दों में कहा है, एवरी लेजिस्लेटर स्टार्ट्स हिज करियर विद द लाई ऑफ द फॉल्स इलेक्शन एक्सपेंडिचर रिटर्न्स ही फाइल्स। कि हर एक जो हमारा विधायक है वो अपने करियर की शुरुआत ही इलेक्शन में खर्चे की झूठी जो फाइल हैं, जो रिटर्न है वो भर के करते हैं। तो जिसके करियर की नींव ही ऐसे झूठे वायदों पर, ऐसे झूठ पर आधारित हो, आप उससे क्या उम्मीद कर सकते हैं।
खैर चलिए, ये तो इसके सामने चैलेंजेस की बात हुई। अब आप देखेंगे कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बदल रही है वैसे वैसे इलेक्शंस के सामने, इलेक्शन को फ्री एंड फेयरली कंडक्ट कराने के लिए और बहुत सारे चैलेंजेस जो हैं वो हमारे इलेक्शन कमीशन के सामने आकर खड़े हो गए। इसमें क्या है, सबसे पहले आप देखिए कि अनएथिकली वोटर्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए, मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए और नई नई टेक्निक्स आ गई हैं। ये क्या है, जैसे डिजिटल माइक्रो टारगेटिंग है। पहले क्या होता था, पहले सारे राजनेता देश के या उस जिस एरिया से वो चुनाव लड़ रहे हैं उस एरिया के मतदाताओं के लिए एक प्रकार का आप अपना चुनाव का प्रोपेगेंडा या जो भी उनका आप मैनिफेस्टो कह लीजिए, घोषणा पत्र कह लीजिए, ठीक है, तो वो नीतियाँ या वो वायदे जो हैं वो एक जैसे करते थे। लेकिन अभी क्योंकि सोशल मीडिया आ गया है तो सोशल मीडिया पे लोग किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, वो किस प्रकार की मूवीज़ देखते हैं, किस प्रकार की परचेजिंग करते हैं, किस प्रकार की पुस्तकें पढ़ते हैं, किस प्रकार की वीडियो देखते हैं, इसका एक एनालिसिस करके वो उसकी साइकोलॉजी को पढ़ने की कोशिश करते हैं और उस व्यक्ति को जो बात प्रभावित करे फिर उस तरीके के स्लोगन या डायलॉग फ्रेम करके उन तक पहुंचाते हैं ताकि वो उनको इलेक्शन में इजीली वोट दे सकें। इसके अलावा आप देखे होंगे कि ये सैरोगेट या कोवर्ट एडवर्टाइजिंग करते हैं, है ना, मतलब एडवर्टीजमेंट डायरेक्टली नहीं करेंगे, कुछ छुपी हुई यानी इनडायरेक्ट एडवर्टीजमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, या दूसरे लोगों को अपनी एडवर्टीजमेंट करने के लिए किराए पर लेते हैं। फेक न्यूज़ बहुत ज़्यादा आ गया है। इसके अलावा आप देखोगे कि जो पहले से एक अंदाज़ा लगाया जाता था कि कौन सी पार्टी जीतेगी कौन सी पार्टी नहीं जीतेगी, तो उनका एक बायोपिक शुरू हो गया है, यानी उनके लिए कुछ डेडिकेटेड टीवी चैनल्स बना दिए गए हैं जो लोग मतदाताओं की सोच को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, जो पहले से दिखाते हैं, झूठी खबरें भी दिखाते हैं कि कौन सी पार्टी जीतने वाली है या नहीं जीतने वाली है। तो इस प्रकार से कुछ बहुत सारी नई टेक्निक्स जो हैं वो इन्वेंट कर ली गई हैं ताकि मतदाताओं को प्रभावित किया जा सके और अपने फेवर में ज़्यादा से ज़्यादा वोट प्राप्त किए जा सकें। इसके अलावा आप देखोगे कि सोशल मीडिया पे पॉलिटिकल मैसेजिंग जो है, पॉलिटिकल जो मैसेजिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आप देखोगे कि जो एक तरीके से बहुत सारी ऐसी वीडियो या मीम्स हैं या मिस इन्फॉर्मेशन है या बहुत सारे ऐसे झूठे क्या बोल सकते हैं एडवर्टीजमेंट है, कोई पिक्चर है डिस्टॉर्टेड, या व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐसे झूठे मैसेज सर्कुलेट किए जाते हैं जिससे कि वोटर को प्रभावित किया जाता है। या इसके अलावा आप देखोगे कि हॉर्स ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, या जो इलेक्शन में जो खर्च होता है उसका जो ब्यौरा दिया जाना चाहिए वो समय से ना दिया जाकर बहुत बाद में दिया जाता है और उस दौरान तक उनकी काफ़ी चीज़ें जो हैं वो उसमें से स्किप कर दी जाती हैं। हॉर्स ट्रेडिंग का यहाँ पे मतलब है एमपी एमएलए को खरीदना या बेचना, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप देख चुके हैं कि इसकी वजह से जो हमारे यहाँ इलेक्शन कराना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। ये तो हमने नई टेक्निक्स के उदय की बात की, अभी देख लेते हैं कि इसके अलावा हमारे सिस्टम में और कौन सी कमियां हैं, कौन सी वीकनेसेस हैं या डिफेक्ट्स हैं। तो आप इसमें देखिए कि ये जो लहर जो जा रही है इसमें ये पार्टी दिख तो रही है वेलफेयर पार्टी, है ना, वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स वाली पार्टी, लेकिन एक्चुअली ये किसकी लहरों में ये सवारी कर रही है, वोट बैंक पॉलिटिक्स की लहरों में, फॉल्स प्रोमिस झूठे वायदों की लहरों में, या मसल पावर या कम्युनलिज्म, कास्टिज्म। तो ये सारी हमारे सिस्टम की प्रॉब्लम्स हैं। जो मसल पावर है वो कैसे प्रभावित करती है, भाई मसल पावर की वजह से जो शक्तिशाली लोग हैं वो वायलेंस, हिंसा करा देते, दंगे भड़कवा देते हैं, है ना, या टाइम से पहले इलेक्शन करा देंगे, टाइम इलेक्शन के बाद दंगे करा देंगे, है ना, या बूथ कैप्चरिंग करा लेंगे। इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा गवर्नमेंट मशीनरी का मिसयूज़ बहुत ज़्यादा होता है। वो कैसे होता है कि जो पार्टी हैं जो सत्ता में है फ़िलहाल वो गवर्नमेंट मशीनरी का, गवर्नमेंट ऑफिसर्स का, गवर्नमेंट की गाड़ियों का, गवर्नमेंट की कम्युनिकेशन सर्विसेज का और दूसरी चीज़ों का गवर्नमेंट की कॉस्ट के ऊपर जो है अपनी एडवर्टीजमेंट करती है। आपने देखा, ये चीज़ें आपने बार बार सुनी होंगी कि किस प्रकार से जो प्रेजेंटली जो राजनेता उसमें सत्ता में है वो
अखबारों में इश्तिहार देने हैं या टीवी पे कोई प्रोग्राम कराना है तो उस पर सरकारी पैसा खर्च करते हैं। इसके अलावा आप देखोगे कि वो अपनी अचीवमेंट्स को हाईलाइट करते हैं गवर्नमेंट के खर्चे के ऊपर, गवर्नमेंट के व्हीकल्स का मिसयूज़ करते हैं, है ना, या पब्लिक फंड्स का मिसयूज़ करते हैं। इसके अलावा आप देखोगे कि पॉलिटिक्स का क्रिमिनलाइजेशन हुआ है, यानी ज़्यादातर आपराधिक प्रवृत्ति के लोग अब राजनीति में आने लगे हैं। और क्यों? क्योंकि वो अपराध की वजह से ज़्यादा लोगों को डरा धमका सकते हैं, उनके वोट्स को कॉन्संट्रेट कर सकते हैं, या अपने अपराधों की वजह से उन्होंने ज़्यादा पैसा इकट्ठा कर लिया है, या पॉलिटिकल प्रोटेक्शन के लिए क्रिमिनल्स जो हैं इसमें आ जाते हैं, है ना। वो वोटर्स को फोर्स करते हैं कि वोटर्स उनके लिए वोट डालें, अगर वो ऐसा नहीं करते तो वो बूथ कैप्चरिंग तक करा लेते हैं। तो इस तरीके से हमारी जो राजनीति है उसका अपराधीकरण भी हमारे इलेक्शन सिस्टम की एक बड़ी प्रॉब्लम है। इसके अलावा आप देखोगे कि हमारे यहाँ ढेर सारे लोग इलेक्शन लड़ते हैं, यानी नॉन सीरियस कैंडिडेट भी हमारे सिस्टम में भरे पड़े हैं, जो हमारे इलेक्शन सिस्टम के लिए बोझ बन जाता है कई बार। क्योंकि आप जानते हैं कि इतने बड़े देश में इलेक्शन कराना है और इसमें अगर कैंडिडेट की संख्या को आप मल्टीप्लाई कर दो तो क्या सिचुएशन होने वाली है। और लोग जो हैं उसको हारना जीतना कोई ज़्यादा मैटर नहीं करता, बस वो केवल चुनाव लड़ने के लिए, केवल अपना नॉमिनेशन फॉर्म भरने के लिए वहाँ चले जाते हैं, जिसकी वजह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर काफ़ी बर्डन पड़ता है ना। इसके अलावा कई बार तो उनकी जमानत तक जब्त हो जाती है, उसके बावजूद भी वो लगे रहते हैं। आप देखेंगे कई बार वो सामने वाले की वोट काटने के लिए तक इलेक्शन लड़ लेते हैं, ऐसे नॉन सीरियस कैंडिडेट भी हैं। तो और कई बार क्या होता है कि जब ज़रूरत से ज़्यादा कैंडिडेट हो जाते हैं एक कॉन्स्टिट्यूंसी में तो वोटर्स कन्फ्यूजन में आ जाता है कि किसे चुने और किसे ना चुने। तो इसीलिए जो स्प्लिट वोटिंग होती है, यानी किसी को भी मेजोरिटी नहीं मिलती है। और ऐसे में हमारे यहाँ जो सरकारें हैं, क्योंकि वो गठबंधन की बनती हैं, जब तक सपोर्ट रहता तब तक चलती हैं, और जैसे ही कोई एक दो पार्टी उनसे सपोर्ट खींचने की कोशिश करे वो अनस्टेबल हो जाती हैं, वो गिरने लग जाती हैं। तो इस तरीके से अनस्टेबल एडमिनिस्ट्रेशन को जन्म देती है ये चीज़। तो हमारे इलेक्शन सिस्टम की ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बूथ कैप्चरिंग हो गया, या इलेक्शन में ज़रूरत से ज़्यादा जो लिमिट है उससे ज़्यादा खर्चा करना हो गया, या फेक रजिस्ट्रेशन कराना वोटर्स के तौर पर, या आप देखोगे जो मीडिया है उसने पैसे लेके न्यूज़ दिखाना शुरू कर दिया और ब्लेम गेम शुरू कर दिया है, जिससे हमारा मतदाता समझ ही नहीं पाता है कि क्या हो रहा है, जो दिखाया जा रहा है वो सही भी है या नहीं है। तो ये भी इलेक्शन सिस्टम की बड़ी प्रॉब्लम है। और इन सारी प्रॉब्लम्स को देखते हुए हमें लगता है कि इंडिया में अर्जेंटली नीड है कुछ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करने की। क्योंकि इंडिपेंडेंस के बाद, आज़ादी के बाद जितने भी पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम्स का इवोल्यूशन हुआ है, शुरू में हमारे यहाँ वन पार्टी डोमिनेंट रहा, लेकिन बाद में मल्टी पार्टी सिस्टम जो बना, कॉलिशन सिस्टम जब से आया तो सिस्टम स्टेबल नहीं रह पाए, और अपनी स्टेबिलिटी के लिए, है ना, लोगों को पोलराइज करने के लिए फ्रेगमेंटेशन पॉलिटिक्स अपनाई गई। लोगों को कास्ट के बेस पे, कम्युनिटी के बेस पे, उनके क्या है रीजन के क्षेत्र के बेस पे बांटने की कोशिश की गई है। और इस प्रकार से जो पॉलिटी है वो नैरो माइंडेड होती गई है और लोगों को बांटने का काम कर रही है। इसमें मसल पावर, मनी पावर दोनों ने बहुत ज़्यादा योगदान दिया है। तो ऐसे में यहाँ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अगर ये नहीं किए जाते हैं तो ये सारे इलेक्शन मेथड्स अपनाने के बाद फिर मतदाता कुछ इस प्रकार का फील करता है, जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि जैसे प्रचार थम जाता है वैसे जग सूना सूना लगने लग जाता है, क्योंकि मतदाता को पता ही नहीं होता उसको क्या मिलने वाला है क्या नहीं। इसलिए वो इंस्टेंट चीज़ों के लालच में आता है और कुछ समय बाद उसकी वो सारी खुशियाँ, वो सारी हंसी गायब हो जाती है। हालांकि हमारे यहाँ कुछ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लाए भी जा चुके हैं, जिनमें सबसे पहला है एपिक, जिसको आप बोलते हो इलेक्टोरल फोटो आईडी कार्ड, है ना। यानी जो मतदाता है अब उसका फेक पहचान पत्र बनाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि उस पर उसकी फ़ोटो भी लगी होती है। तो आप सामने वाले व्यक्ति के चेहरे से उस फोटो का मिलान करके पता कर सकते हैं कि ये उसी का वोटर आईडी कार्ड है या किसी अन्य का वोटर आईडी कार्ड है। यानी अब दूसरे व्यक्ति का किसी और के वोटर आईडी कार्ड पर वोट डालना थोड़ा मुश्किल हो गया है। और अभी फ़िलहाल आप जानते ही हैं कि जो आपका इलेक्टोरल फोटो आईडी कार्ड है वो आप ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं अभी। इसके अलावा हमारे
जो देश है उसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स भी यूज़ की जाती हैं। आपने देखा होगा कि पिछले 2-3 इलेक्शंस से इस पर भी उंगलियां उठाई जाने लगी। कुछ लोग, कुछ राजनेता ये कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स हैं ये हैकेबल हैं, इनको हैक किया जा सकता है और ये किसी बटन पे दबाओ तो किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को ही वोट जाता है। तो इसको हालांकि अभी तक किसी ने भी हैक करके नहीं दिखा पाया है, कोई भी, चुनाव आयोग के बोलने के बावजूद भी। और इसकी जो ऑथेंटिबिलिटी है उसको बनाए रखने के लिए एक वीवीपैट सिस्टम तक इवन शुरू किया गया था अभी हमारे 2019 के इलेक्शन में, जिसका एक्सटेंडेड फॉर्म है वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। यानी जब कोई मतदाता वोट डालता है, बटन दबाता है, तो उसमें एक पर्ची आती है, जो पर्ची वहीं उसी मशीन में कलेक्ट होती है। कुछ सेकंड्स के लिए वो मतदाता को दिखती है कि उसने किस व्यक्ति को वोट डाला है। इसके अलावा हमने प्रॉक्सी वोटिंग का सिस्टम भी किया है। प्रॉक्सी वोटिंग का मतलब है, आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में कुछ ऐसे मतदाता भी हैं जो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं रहते जहाँ पे उनका रजिस्ट्रेशन एज अ वोटर है। फॉर एग्जांपल, जैसे आप देखेंगे कि जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं, या जो हमारे मिलिट्री के एम्प्लॉयज़ हैं, या कुछ जो हमारे डिप्लोमेट्स हैं जो दूसरे देशों में नियुक्त हैं, तो इस प्रकार के जो लोग हैं वो अपनी ड्यूटी के पर्पज़ से किसी अन्य स्थान पर नियुक्त होते हैं और हो सकता है कि वो पोलिंग डे वाले दिन वहाँ प्रेजेंट ना रह पाएँ। ऐसे में हर एक मतदाता अपनी वोट डाल पाए, इसके लिए प्रॉक्सी वोटिंग की व्यवस्था की गई है। यानी वो चाहें तो वो किसी व्यक्ति को नामित कर सकते हैं कि वो व्यक्ति उनके बिहाफ पे वोट डाल सके। इसके अलावा वो व्यक्ति पोस्ट के थ्रू भी अपना वोट डाल सकते हैं। इसके अलावा एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया 1985 में, क्योंकि जब आपने देखा कि किस प्रकार से गठबंधन सरकारों में हॉर्स ट्रेडिंग ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गई थी, या कैसे दल बदल बहुत ज़रूरत से ज़्यादा होने लग गया था, लोग वो सुबह कोई पार्टी में होते थे, शाम को किसी पार्टी में, तो इन चीज़ों से बचने के लिए 1985 में एक दल बदल अधिनियम लाया गया था, जिसके तहत दल बदल करना अपराध घोषित कर दिया गया है और ऐसे व्यक्ति को सदन की सदस्यता तक से वंचित किया जा सकता है। एंटी डिफेक्शन लॉ में अभी जो 1/3 सदस्य पार्टी से स्प्लिट कर सकते थे वो प्रोविज़न भी ख़त्म कर दिया है। अब दल बदल जो है वो केवल एक अपवाद है उसका, और वो अपवाद है अगर पार्टी के 2/3 सदस्य एक साथ किसी दल से निकल जाते हैं तो केवल उसे दल बदल नहीं माना जाता, अदरवाइज दल बदल माना जाता है। ये क्या है, इसे डिटेल में जानने के लिए आप 1985 का एंटी डिफेक्शन लॉ को पढ़ सकते हैं, तो आपको ये चीज़ ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगी। इसके अलावा एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है, यानी जो आपके राजनेता हैं, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, उनसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कुछ उम्मीदें करता है कि वो चुनाव प्रचार के दौरान या इलेक्शन के दौरान किस प्रकार से व्यवहार करेंगे। और ये जो कोड ऑफ कंडक्ट बनाया गया है, ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ की सहमति से ही बनाया गया है, हालांकि इसका कोई लीगल स्टेटस नहीं है। इसके अलावा एक सी विजिल ऐप भी बनाया गया है। सी विजिल ऐप काम करता है कि सपोज़ करिए कोई मतदाता है और वो कोई ऐसी गतिविधि देखता है चुनाव के दौरान जिससे उसको लगता है कि इसका इलेक्शंस के ऊपर नेगेटिव असर होगा, कहीं पे बूथ कैप्चरिंग हो रही है या कहीं पे कोई अनएथिकल मीन्स से वोटर को इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, तो ऐसी चीज़ों को वो रिकॉर्ड करके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास भेज सकता है। तो ये ऐप भी एक सिटीज़न विजिलेंस के लिए ज़्यादा अच्छी ऐप है। इसके अलावा आप देखेंगे राइट टू नो योर कैंडिडेट, यानी जो हमारे उम्मीदवार हैं, जो चुनाव का पर्चा भरते हैं, उन लोगों के लिए भी अपनी कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करना ज़रूरी कर दिया गया है। फॉर एग्जांपल, जैसे वो अपना प्रॉपर्टी के बारे में बताते हैं कि उनके पास फ़िलहाल कितना प्रॉपर्टी है, उनके फैमिली, उनके जो रिलेटिव्स हैं उनके पास कितना प्रॉपर्टी है, और वो कितना खर्चा उन्होंने इलेक्शन में किया, इस प्रकार की कुछ चीज़ें, उनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक्सेट्रा जो हैं वो इसमें शामिल होती हैं। ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे कि अगर किसी व्यक्ति को 2 या 2 से ज़्यादा साल की सज़ा हुई हो, है ना, तो ऐसे व्यक्ति को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, यानी उस पर वो कुछ समय के लिए चुनाव नहीं लड़ सकता है। फिलहाल ये प्रतिबंध 6 वर्ष का है। और इसके अलावा जो इलेक्शन एक्सपेंडिचर है उसके ऊपर भी लिमिट लगाई गई है कि इससे ज़्यादा इलेक्शन एक्सपेंडिचर नहीं किया जा सकता। ये अलग अलग इलेक्शन के लिए अलग अलग है।
इसके अलावा इलेक्टोरल बॉन्ड्स लाए गए हैं। आप सभी ने देखा होगा मोदी गवर्नमेंट इलेक्टोरल बॉन्ड्स लेके आई है, जिसमें जो जो भी व्यक्ति या संस्था डोनेट करना चाहती है, कोई कंपनी डोनेट करना चाहती है, वो इलेक्टोरल पार्टी के लिए जो लिस्टेड बैंक्स हैं उनमें जाके इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद सकती है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आइए एक बार देख लेते हैं कि हमने आज के लेक्चर में क्या क्या देखा। हमने देखा इंडियन इलेक्टोरल सिस्टम में कि किस प्रकार से इलेक्शन किसी भी डेमोक्रेसी का फाउंडेशन स्टोन होते हैं, और हमारे यहाँ इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दिया गया है। फिर हमने देखा 2019 में कौन कौन सी मेजर पार्टीज थी जिन्होंने इलेक्शंस में पार्टिसिपेट किया। इसके बाद हमने देखा कि इसके सामने क्या नए चैलेंजेस हैं। फिर हमने कुछ दूसरी वीकनेसेस पे भी नज़र डाली। उसके बाद फिर हमने देखा कि इंडिया में इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की अर्जेंटली ज़रूरत क्यों है। उसके बाद फिर हमने कुछ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जो अब तक किए गए हैं उन पर एक नज़र डाली। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा। नमस्कार।